एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज 555 टाइमर आईसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको टाइमर आईसी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 555 टाइमर जो होता है बेसिकली एक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। बेसिकली एक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसका यूज़ हम एक्यूरेट एंड हाईली स्टेबल टाइम डिले जनरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हाई एक्यूरेट और हाईली स्टेबल अगर आपको टाइम डिले जनरेट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में ये यूज़ होने वाला 555 टाइमर आईसी है, ठीक है। 555 टाइमर आईसी का यूज़ हम टाइम डिले जनरेशन के लिए करते हैं। एक ऑक्सीलेटर सर्किट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पल्स जनरेटर की तरह भी यूज़ होता है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे मोनोस्टेबल मोड में, अगर 555 टाइमर को हम मोनोस्टेबल मोड में यूज़ करते हैं तो उस केस में ये आपका पल्स जनरेटर की तरह यूज़ होता है। अगर मैं 555 टाइमर को अस्टेबल मोड में यूज़ कर दूँ, ठीक है, अस्टेबल मोड में यूज़ कर दूँ तो इन केस ऑफ अस्टेबल मोड 555 टाइमर एक्ट एज अ स्क्वायर वेव जनरेटर, ठीक है। तो ऐसा टाइमर आईसी होता है जो स्विचिंग पर्पस एज वेल एज सिग्नल जनरेटर की तरह भी यूज़ होता है। इसका यूज़ एक पल्स जनरेटर सर्किट की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, सॉ टूथ वेव जनरेटर की तरह, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर की तरह एटसेट्रा, ठीक है। तो वेरियस टाइप के नॉन साइनोसाइडल सिग्नल्स की जनरेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली 555 टाइमर जो आईसी है मोस्टली यूज़ होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होता है, उसके डिज़ाइन में इसका यूज़ हम करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि 555 टाइमर जो आईसी होता है वो उसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है, स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई भी आईसी का जब साइज छोटी होगी तो वो इस पे सर्किट बोर्ड में स्पेस जो लेगा वो भी कम स्पेस लेगा, ठीक है। तो स्मॉल साइज का होता है, एक तो सस्ता होता है, कॉस्टलियर नहीं रहता है, चीपर होता है, ठीक है। हाईली रिलायबल होता है, हाईली रिलायबल होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है। ये सारे जो चीज़ है स्मॉल साइज होता है, ये सारे चीज़ है इसकी एडवांटेजेस हैं जो 555 टाइमर आईसी को वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होने के लिए यूज़फुल बनाता है। तो 555 टाइमर जो आईसीज के फॉर्म में होता है, एक 555 टाइमर जो आईसी है वो आईसी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बेसिकली यह 8 पिन मेटल कैन पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है। कौन कौन से पैकेज के फॉर्म में? मेटल कैन पैकेज हो गया, एक तो मेटलिक सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है जिसको 8 पिन मेटल पैकेज बोलते हैं, मेटल कैन पैकेज के फॉर्म में होता है, या फिर ये 8 पिन डीआईपी के फॉर्म में भी होता है, साथ साथ ये 14 पिन डीआईपी एंड 16 पिन डीआईपी, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे क्या है? डीआईपी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो 555 टाइमर जो आईसी होता है वो 8 पिन मेटल कैन पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, या फिर 8 पिन डीआईपी के फॉर्म, डीआईपी मतलब प्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है, ड्वेल इन लाइन पैकेज बोलते हैं इसको, ड्वेल इन लाइन पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, या फिर इसको क्या बोलेंगे 14 पिन डीआईपी, या फिर 14 पिन का ड्वेल इन लाइन पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ड्वेल इन लाइन पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, या फिर 16 पिन डीआईपी, डीआईपी मतलब होता है ड्वेल इन लाइन पैकेज, या फिर 16 पिन डीआईपी पर। तो 8 पिन डीआईपी हो गया, 14 पिन डीआईपी हो गया, 16 पिन डीआईपी हो गया। तो वेरियस पैकेजेस के फॉर्म में ये क्या होता है, ये आपका आईसी है वो अवेलेबल है, ठीक है। 8 पिन मेटल कैन पैकेज, 8 पिन डीआईपी पैकेज, 14 पिन डीआईपी पैकेज, या फिर 16 पिन डीआईपी पैकेज होता है, ठीक है। इसका और वर्जन होता है जैसा कि 556 आता है। 556 भी एक टाइमर ही आईसी है जिसमें सिंगल जो आईसी होता है, एक सिंगल आईसी के अंदर 8 पिन सिंगल आईसी होता है। सॉरी एक मिनट, वेरियस पैकेजेस के बारे में बता रहा था मैं,
556 नाम से भी ये आईसी मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसमें सिंगल आईसी के अंदर 2 8 पिन क्या होता है, 555 टाइमर जो आईसी है वो इनबिल्ट रहता है। 555 टाइमर जो आईसी है वो क्या रहता है, इन बिल्ट रहता है। वैसे ही इसका एक और वर्जन आता है 55i8 के नाम से आता है, जिसमें एक सिंगल आईसी पैकेज के अंदर 4555 टाइमर जो आईसी है वो क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है, उसके अंदर में बना रहता है। तो ये इसमें 555 जो टाइमर आईसी उसमें इनबिल्ट कितने रहते हैं, 4 टाइमर आईसी इनबिल्ट रहता है। उसका वो कौन से नाम से आता है, 558 के नाम से आता है। अगर वो 556 के नाम से अगर वो आईसी है तो एक ही आईसी के नाम के अंदर 2 8 पिन की 555 टाइमर, तो 2 टाइमर 555 टाइमर आईसी को एक आईसी के अंदर फैब्रिकेट कर देते हैं, तो वह आईसी मार्केट में 556 के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, 558 के नाम से अवेलेबल है, तो उसमें 4 555 टाइमर आईसी है वो एक ही आईसी के अंदर इनबिल्ट होता है। तो मोस्ट वर्साटाइल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, चीपर होता है, हाईली रिलायबल होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है, स्मॉल साइज का होता है। ये सारे एडवांटेजेस है वो इस 555 टाइमर आईसी को यूज़फुल बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं 555 टाइमर आईसी की ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक, ये हो गया इंट्रोडक्शन, इसका यूज़ भी बता दिया। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम को थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, बेसिकली 555 टाइमर जो आईसी है उसमें 5 किलो ओम की रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। देख सकते हो, ओवरव्यू समझा रहा हूँ, फिर और बता दूंगा डिटेल। तो यहाँ पर सर्किट देखते जाएंगे आप सभी लोग। ये 5 किलो ओम का एक रेजिस्टर है, 5 किलो ओम का दूसरी रेजिस्टर है, 5 किलो ओम की तीसरी रेजिस्टर है। ये 1 2 और ये 3, ये 3 रेजिस्टर्स हैं, और तीनों रेजिस्टर्स है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और ये ग्राउंड है। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और एक ग्राउंड है। पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड टर्मिनल के बीच 5 किलो ओम की रेजिस्टर्स हैं, आपस में सीरीज फॉर्म में क्या है, कनेक्टेड है। तो 5 किलो ओम की रेजिस्टर्स पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड के बीच सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हुआ रहता है। इस कारण जनरली इसको क्या बोल देते हैं, हम 555 टाइमर बोलते हैं। 555 मतलब 5 किलो ओम की रेजिस्टर्स पर वो पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड के बीच में सीरीज फॉर्म में, दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। और वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के फॉर्म में कनेक्टेड हुए होने के कारण ही इसको क्या बोल देते हैं, 555 टाइमर बोलते हैं। 5 किलो ओम का है, इस कारण उसी के नाम से ही रख दिया गया है, ऐसा जनरली सोचा जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 किलो ओम का 5 किलो ओम का रजिस्टर्स है, 5 किलो ओम की रजिस्टर तीनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, और इस कॉम्बिनेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म भी बोलते हैं। और तीनों जो रजिस्टर है वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म में किसके किसके बीच कनेक्टेड है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, अब ये तीनों रजिस्टर पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड टर्मिनल के बीच में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये इंडिविजुअल 3 रजिस्टर्स पर अप्लाइड वोल्टेज है वो इक्वली क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब ये लोअर ग्राउंड टर्मिनल और लोअर रजिस्टर 5 किलो ओम के बीच में अप्लाइड वोल्टेज का 1/3 फॉर्म है वो डेवलप होंगे। देखो, ये आपका 5 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 5 किलो ओम के रजिस्टर और ये ग्राउंड के बीच 1/3 ऑफ अप्लाइड वोल्टेज VCC एपियर होगा। ठीक है, अगेन फिर उसके बाद एक ग्राउंड टर्मिनल और ये इन दोनों के बीच 2 सेकेंड मिडिल वाला, मतलब 2 रजिस्टर के बीच आपका अप्लाइड वोल्टेज का 2/3 है वो क्या होगा, एपियर होगा, और यहाँ के बीच पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, VCC। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज VCC का 1/3 यहाँ पर, इस इंडिविजुअल में 1/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो 1/3 यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर, और कंप्लीट VCC है वो तीनों के बीच एपियर होंगे। तो तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो तीनों सीरीज फॉर्म में, दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, और 5 किलो ओम का होने के कारण ही इसको क्या बोल देते हैं, जनरली 555 बोल देते हैं। ठीक है,
कोई भी 555 टाइमर जो आईसी है उसमें 35 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है। 35 किलो ओम की रजिस्टर है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड के बीच में सीरीज ऑर्डर में। दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडर ऑर्डर में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। वोल्टेज डिवाइडर ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण इंडिविजुअल 5 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस 1/3 ऑफ वोल्टेज है वो क्या होता है, डेवलप होता है। अगर ग्राउंड के बीच में इसकी वोल्टेज को मेजर करें तो ग्राउंड टर्मिनल और लोअर रजिस्टर के बीच का वोल्टेज 1/3 ऑफ वीसीसी होगा। ग्राउंड टर्मिनल और सेकेंड मिडिल रजिस्टर के बीच का वोल्टेज 2/3 ऑफ वीसीसी होगा। और ग्राउंड टर्मिनल और अपर रजिस्टर के बीच अगर पोटेंशियल देखें तो कंप्लीट वीसीसी है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई भी 555 टाइमर में 3 रजिस्टर के अलावा 2 कंपैरेटर सर्किट रहता है। एक को हम कंपैरेटर 1 जिसको हम अपर कंपैरेटर भी बोल सकते हैं, यूसी से शो कर सकते हैं, और दूसरे को कंपैरेटर को लोअर कंपैरेटर बोल देते हैं जिसको हम क्या दे देते हैं, एलसी। ठीक है, तो कंपैरेटर 2 लोअर कंपैरेटर है, कंपैरेटर 1 है वो अपर कंपैरेटर है। तो कंपैरेटर इज नथिंग बट बेसिकली क्या होता है, ओपैम्प बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अप्लाइड इनपुट सिग्नल का रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या करता है, कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल है वो जनरेट करता है। ठीक है, अब कंपैरेटर 1 और कंपैरेटर 2 दो कंपैरेटर से मिलकर बना है, जिसमें कंपैरेटर 1 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एक्सटर्नली हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कंपैरेटर 1 का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एक्सटर्नली थ्रेशोल्ड वोल्टेज देते हैं, और इसके इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उसमें इंटरनली थ्रू 2/3 ऑफ वीसीसी जो सप्लाई है वो एक रिफरेंस वोल्टेज की तरह एक्ट करता है। तो कंपैरेटर 1 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डेवलप्ड जो वोल्टेज 2/3 ऑफ वीसीसी है वो एक रिफरेंस वोल्टेज की तरह एक्ट करेंगे, और इस 2/3 ऑफ वीसीसी के ही रिस्पेक्ट में इस अप्लाइड थ्रेशोल्ड वोल्टेज का क्या होगा, कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन करने के बाद कंपैरेटर 1 है कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करेंगे। कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल है उसको हम आरएस फ्लिप फ्लॉप के रीसेट टर्मिनल आर टर्मिनल पर इनपुट के फॉर्म में हम देते हैं। ठीक है, तो जब कंपैरेटर 1 का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है, जब इसके इन्वर्टिंग रिफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगा, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू मतलब नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज की वैल्यू, जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 2/3 ऑफ वीसीसी से क्या होगा, उससे ज़्यादा होंगे, 2/3 ऑफ वीसीसी से ज़्यादा होंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में कंपैरेटर 1 से जनरेटेड जो सिग्नल है वो हाई आउटपुट वोल्टेज सिग्नल होगा, हाई सिग्नल हो जाएंगे। कंपैरेटर 1 से जनरेटेड सिग्नल है वो क्या होगा, एक्टिव हाई होंगे, हाई सिग्नल होंगे। जनरेटेड हाई जो सिग्नल है उसको आरएस फ्लिप फ्लॉप में हम इनपुट के फॉर्म में क्या कर देते हैं, दे देते हैं। आरएस फ्लिप फ्लॉप के रीसेट टर्मिनल पे इनपुट के फॉर्म में देंगे। जब आरएस फ्लिप फ्लॉप के रीसेट टर्मिनल पे अप्लाइड इनपुट सिग्नल की वैल्यू हाई होगा तो ये फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप के रीसेट होंगे दैट मीन्स इसके आउटपुट क्यू का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, बट क्यू बार इन्वर्टेड आउटपुट है वो क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कंपैरेटर 1 का आउटपुट है वो हाई तभी मिलेगा जब कंपैरेटर 1 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू इसके इन्वर्टिंग रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट मतलब 2/3 ऑफ वीसीसी से क्या मिलेंगे, ज़्यादा रहे। जब इसके इन्वर्टिंग वोल्टेज का वैल्यू 2/3 ऑफ वीसीसी की वैल्यू से थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू लो रहेगा तो कंपैरेटर 1 से जनरेटेड सिग्नल की वैल्यू क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, दैट मीन्स लो मिलेगा। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब इस 2/3 ऑफ वीसीसी से ज़्यादा रहेंगे तो कंपैरेटर 1 से जनरेटेड सिग्नल पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन्स हाई मिलेंगे। जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू है वो इन्वर्टिंग रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लो रहेगा तो कंपैरेटर 1 से जनरेटेड जो आउटपुट सिग्नल है वो निगेटिव मिलेंगे, दैट मीन्स लो रहेगा। अभी कंपैरेटर 1 की पूरा फंक्शन बता दिया। कंपैरेटर 2 देखते हैं। कंपैरेटर जो 2 है, कंपैरेटर 2 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे
रिफरेंस वोल्टेज 1/3 ऑफ VCC है, जो रजिस्टर लोअर रजिस्टर के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज ही कंपैरेटर 2 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एपियर्ड वोल्टेज है। कंपैरेटर 2 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स देंगे, वोल्टेज सिग्नल देते हैं। जब तक इस कंपैरेटर 2 के इन्वर्टिंग पे अप्लाइड ट्रिगर वोल्टेज की वैल्यू है वो 1/3 ऑफ VCC से कम रहेगा, तब आपका कंपैरेटर 2 से जनरेटेड सिग्नल की वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे, दैट मीन्स हाई मिलेगा। तो कंपैरेटर 2 से जनरेटेड सिग्नल की वैल्यू जब हाई रहेगा तो ये हाई आउटपुट, दैट मीन्स पॉजिटिव सिग्नल को हम RS फ्लिप फ्लॉप के सेट टर्मिनल पे इनपुट के फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे। कंपैरेटर 2 हाई कब देगा? जब कंपैरेटर 2 के इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाइड एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल, ट्रिगरिंग पल्स की वैल्यू इसके नॉन इन्वर्टिंग रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स 1/3 ऑफ VCC से जब तक ये कम रहेंगे तब तक कंपैरेटर 2 से जनरेटेड जो सिग्नल है वो क्या रहेगा? हाई मिलेगा। हाई मिलेगा दैट मीन्स पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। इस हाई सिग्नल को RS फ्लिप फ्लॉप के हम सेट टर्मिनल पे इनपुट के फॉर्म में दे देंगे। जैसे इस RS फ्लिप फ्लॉप के सेट टर्मिनल पे हाई इनपुट है वो अपीयर होंगे, फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप के Q पर आउटपुट सिग्नल है वो हाई मिलेंगे, बट Q बार पे इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल है वो क्या मिलने लगेगा? लो मिलेगा। अगेन Q बार से इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल जो जनरेट होता है उसको इन्वर्टर से पास करेंगे, इन्वर्टर से पास होता है तो इन्वर्टर से पास होने के बाद इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल अगेन हमें क्या मिलेंगे? हाई। तो सेट के जब फ्लिप फ्लॉप सेट होगा तो Q का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, तो Q बार का वैल्यू क्या होंगे? 0। 0 मतलब लो। अब इस 0 सिग्नल को हम किससे पास करेंगे? इन्वर्टर से पास करेंगे, तो इन्वर्टर के पास होने के बाद यहाँ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 मिलेगा मतलब पूरे कंप्लीट टाइमर IC की आउटपुट क्या मिलेंगे? हाई मिलने लगता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब जब Q बार की वैल्यू है वो लो रहता है तो ये Q बार की वैल्यू है वो NPN ट्रांजिस्टर में इनपुट बेस इमीटर इनपुट के फॉर्म में जाता है। तो जब बेस इमीटर पे लो इनपुट जाता है तो ट्रांजिस्टर है वो क्या रहता है? ऑफ मोड में रहते हैं। तो NPN ट्रांजिस्टर है वो ऑफ मोड में रहेंगे। तो ये दो कंपैरेटर हो गया। बेसिकली कंपैरेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, op-amp based circuit which compares the external applied input signal with respect to reference voltage signal and generates compared output signal as an output signal। ठीक है, तो compared output signal ही जनरेट करता है और उस compared output signal को हम इस RS फ्लिप फ्लॉप में रीसेट और सेट के फॉर्म में दे रहे हैं। कंपैरेटर 1 से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल रीसेट इनपुट के फॉर्म में जाता है, कंपैरेटर 2 से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल RS फ्लिप फ्लॉप में सेट के फॉर्म में जाता है। क्लियर हुआ? तो ये दो कंपैरेटर हो गए। कंपैरेटर 1 हाई कब होंगे? जब एक्सटर्नल अप्लाइड थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू है वो इन्वर्टिंग वोल्टेज से क्या रहेगा? ज़्यादा, मतलब 2/3 ऑफ VCC से क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। और जब कंपैरेटर 2 के एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स की वैल्यू है वो जब तक 1/3 ऑफ VCC से कम रहेंगे तब तक कंपैरेटर 2 से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल हाई मिलेगा, अदरवाइज वो क्या रहेंगे? लो रहेंगे। तो ये हो गया कंपैरेटर का। RS फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखते हैं। तो ये हो गया कंपैरेटर। कंपैरेटर के बाद हम देखते हैं कोई भी 555 जो टाइमर होता है, हर एक टाइमर IC में एक फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको RS फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, RS फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो एक फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होता है? एक डिजिटल क्या होता है? सर्किट होता है। RS फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसमें दो इनपुट है, इसमें दो इनपुट होता है, एक R इनपुट और एक S। R इनपुट को रीसेट इनपुट बोलते हैं, S को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जब इस RS फ्लिप फ्लॉप या फिर SR फ्लिप फ्लॉप के सेट टर्मिनल पे हाई इनपुट अपीयर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में RS फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट Q की वैल्यू हाई मिलेंगे और Q बार इन्वर्टेड आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगा? लो मिलता है।
जब आर एस फ्लिप फ्लॉप के आर इनपुट पर एक्टिव हाई इनपुट है सिग्नल अपीयर होते हैं, तो उस केस में आर एस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्यू पर लो आउटपुट मिलेगा और इन्वर्टेड क्यू बार है वो क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे। अगेन इस आर एस फ्लिप फ्लॉप के इन्वर्टेड आउटपुट क्यू बार को हम एक इन्वर्टर सर्किट से पास कर देते हैं। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर सर्किट से पास होता है। एक इन्वर्टर सर्किट से पास होने के बाद जो इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल जो जनरेट होता है, वह इन्वर्टेड आउटपुट जो सिग्नल जो होता है बेसिकली कंप्लीट 555 टाइमर आईसी का आउटपुट होता है। तो ये इन्वर्टर है बेसिकली। कोई भी 555 टाइमर सर्किट में एक इन्वर्टर होता है और बेसिकली ये इन्वर्टर है वो आर एस फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार दैट मीन्स इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल, इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल को क्या करता है, ये इन्वर्ट करता है। इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल को इन्वर्ट करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल को इन्वर्ट करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये जो इन्वर्टर जो सर्किट है, इन्वर्टर ऑपरेशन के साथ साथ एम्प्लीफिकेशन का भी ये काम करता है। इन्वर्टर ऑपरेशन के साथ साथ ये एम्प्लीफिकेशन का भी काम करता है। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप से जनरेटेड जो इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल है वो इस इन्वर्टर से पास करता है। इन्वर्टर इस जनरेटेड क्यू बार सिग्नल को इन्वर्ट करके कंप्लीट टाइमर आईसी के आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। साथ साथ इस सिग्नल को क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन भी करता है। तो ये इन्वर्जन के साथ साथ ये एम्प्लीफिकेशन का भी टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आर एस फ्लिप फ्लॉप बेसिकली बाई स्टेबल स्विच है, वो बाई स्टेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। यह हाई आउटपुट कब Q इसका नॉर्मल आउटपुट है और Q बार है इसका क्या है, कम्प्लीमेंटेड आउटपुट। तो कम्प्लीमेंटेड या फिर इन्वर्टेड आउटपुट को ही हम एक इन्वर्टर सर्किट से पास करके हम कंप्लीट 555 टाइमर आईसी की आउटपुट के फॉर्म में हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब आर एस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो हाई तभी मिलेंगे जब इस आर एस फ्लिप फ्लॉप के सेट इनपुट पर एक्टिव हाई सिग्नल इनपुट के फॉर्म में अपीयर होगा। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप का क्यू आउटपुट है हाई होंगे, बट इन्वर्टेड आउटपुट क्यू बार है वो क्या रहेगा, लो मिलेगा। जब आर एस फ्लिप फ्लॉप के रीसेट टर्मिनल पर एक्टिव हाई सिग्नल अपीयर होंगे तो आर एस फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने से इस आर एस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्यू की वैल्यू लो मिलेगा, बट इन्वर्टेड आउटपुट क्यू बार की वैल्यू है वो हाई हो जाएंगे। कंप्लीट 555 टाइमर आईसी में दो कंपरेटर होता है, एक एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, 3 किलो ओम की रेजिस्टर्स होते हैं और दो ट्रांजिस्टर में से एक जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो उस आर एस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करने का काम करता है। उस पीएनपी ट्रांजिस्टर के जब इनपुट में बेस में हम जब एक्टिव लो सिग्नल हम अप्लाई करते हैं तो कंप्लीट टाइमर जो आईसी है वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है, उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसके इमीटर टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट किए हैं और उसका कलेक्टर जो टर्मिनल जो होता है उसमें एक्सटर्नली हम एक डिस्चार्जिंग कैपेसिटर को क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कंप्लीट टाइमर जो आईसी है उसमें 335 किलो ओम की रेजिस्टर्स तीनों वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। दो कंपरेटर सर्किट होता है। ठीक है, दो कंपरेटर सर्किट होता है, कंपरेटर 1 जिसको अपर कंपरेटर बोलते हैं, कंपरेटर 2 जिसको लोअर कंपरेटर बोलते हैं। कंपरेटर 1 से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल को हम आर एस फ्लिप फ्लॉप के रीसेट इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। कंपरेटर 2 से जनरेटेड सिग्नल को आर एस फ्लिप फ्लॉप के सेट इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं और आर एस फ्लिप फ्लॉप से जनरेटेड इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल को हम एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। एंड अगेन इस इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल को एक इन्वर्टर से पास करके हम कंप्लीट 555 टाइमर का आउटपुट सिग्नल के फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट 555 टाइमर आईसी में एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर कोई एक्टिव लो सिग्नल अप्लाई करते हैं
एक्टिव लो सिग्नल अप्लाई करने से कंप्लीट 555 टाइमर आईसी है वो रीसेट मोड में आ जाता है। रीसेट मोड में आने से टाइमर आईसी की आउटपुट वोल्टेज कंप्लीटली, आउटपुट सिग्नल कंप्लीटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर Q1 में हम इसको Q2 दे देते हैं। ये Q1 Q2 ट्रांजिस्टर को डिनोट कर रहा है, वेयर Q1 इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, जहाँ पे आरएस फ्लिप फ्लॉप के इन्वर्टेड आउटपुट जो सिग्नल है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनपुट के फॉर्म में देते हैं। जैसे ही इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल की वैल्यू हाई होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन होकर एक ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह, या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो सेचुरेशन मोड में चला जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे हम डिस्चार्जिंग कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। अब पिन कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी और समझाएंगे क्या होता है, कैसा होता है। ये तो ब्लॉक डायग्राम है, मोस्टली एग्जाम में बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम या फिर पिन कॉन्फ़िगरेशन टाइमर आईसी का बिल्कुल आता ही आता है। 555 टाइमर आईसी का यूज़ जनरली हम क्या करते हैं, एक जनरेटर में यूज़ करते हैं, पल्स जनरेटर की तरह यूज़ होता है। जब हम 555 टाइमर आईसी को मोनोस्टेबल मोड में यूज़ करते हैं तो ये पल्स जनरेटर सर्किट की तरह यूज़ होता है। जब इस 555 टाइमर आईसी को हम अनस्टेबल मोड में यूज़ करते हैं तो ये एक स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये टाइम डिले के साथ साथ ऑक्सीलेटर का भी एक काम करता है। ठीक है, तो एक्यूरेट और हाईली स्टेबल अगर आपको टाइम डिले जनरेट करना है, टाइम डिले प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पर आप 555 टाइमर आईसी का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 पिन आईसी के बारे में, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया हूँ मैं यहाँ पर। फिर से मैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो लूँगा। तो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ 555 टाइमर आईसी। ठीक है, इसके पिन्स का नंबरिंग भी कर दिया हूँ, आप एक बार याद भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का पिन होता है वो ग्राउंड पिन होता है, सेकेंड नंबर का पिन है वो ट्रिगर है, थर्ड नंबर के पिन से हम आउटपुट सिग्नल लेते हैं, फोर्थ नंबर का पिन है वो रीसेट पिन होता है, फिफ्थ नंबर का पिन है वो कंट्रोल पिन है, जो कि कंट्रोल जो पिन है कंपरेटर 1 के इन्वर्टिंग टर्मिनल से निकला रहता है। ठीक है, इन कंपरेटर 1 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इंटरनली रेफरेंस वोल्टेज 2/3 ऑफ वीसीसी है। अगर हमें एक्सटर्नली अगर इसकी कंट्रोल, इसके रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू को अगर आपको ज़्यादा देना है, आपको इन रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू अगर 2/3 ऑफ वीसीसी के अलावा कोई और अदर वोल्टेज चाहिए, तो उस केस में हम इस कंट्रोल पिन के थ्रू एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज हम इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का पिन जो होता है वो कंट्रोल पिन है। सिक्स्थ नंबर का पिन जो होता है वो क्या है, आपका थ्रेशोल्ड पिन है, और 6 नंबर का पिन हो गया। सेवेंथ नंबर का पिन है वो डिस्चार्ज पिन होता है। 8 नंबर का पिन है वो प्लस वीसीसी, दैट मीन्स पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज पिन होता है। तो ये हो गया आपका 555 टाइमर आईसी का ब्लॉक डायग्राम, साथ साथ पिन की नंबरिंग में करा दिया हूँ। आपको मैं एक पिन कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो लूँगा तो उसमें हर एक पिन की फंक्शनैलिटी को बताऊँगा। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।